महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी ने कहा था, विज्ञान में किसी चीज से डरना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए। आज हम इसी सोच के साथ एक काफी गंभीर विषय को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आज की हमारी चर्चा का विषय है रासायनिक युद्ध, भारत के लिए सुरक्षा चुनौती। ये ओआरएफ में छपे एक लेख पर आधारित है और ये टॉपिक देखिए यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, खासकर मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और आम जानकारी के लिए भी ये जरूरी है। हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये रासायनिक हथियार क्या हैं, इनका इतिहास क्या रहा है, इनसे जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संधियां कौन सी हैं और हाँ, आज के समय में वैश्विक और घरेलू खतरे क्या हैं। भारत इसके लिए कितना तैयार है। एक और बात पर गौर करेंगे, रसायनों की दोहरी प्रकृति, मतलब कैसे शांतिपूर्ण इस्तेमाल की चीजें भी खतरनाक बन सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इतिहास देखें तो पहले विश्व युद्ध में रासायनिक हथियारों का जो भयानक इस्तेमाल हुआ, उसमें 1 लाख से ज्यादा मौतें हुईं। ये तो बहुत ही डरावने आंकड़े हैं। बिल्कुल, वो एक बहुत ही भयानक दौर था। और उसी तबाही के बाद 1925 में जिनेवा प्रोटोकॉल आया। इसका मकसद था युद्ध में ऐसे हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाना। पर इसमें कुछ कह सकते हैं कमियां थीं। कमियां? किस तरह की? जैसे कि ये इनके विकास या भंडारण पर रोक नहीं लगाता था, सिर्फ इस्तेमाल पर। और कई देशों ने इसे पूरी तरह माना भी नहीं, कुछ शर्तों के साथ अपनाया। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने भी कोशिशें की, कुछ प्रस्ताव लाए गए, पर असलियत में इस्तेमाल तो रुका नहीं। हमने देखा द्वितीय विश्व युद्ध में, फिर शीत युद्ध में भी, वियतनाम में एजेंट ऑरेंज, ये सब तो हुआ ही। हाँ बिल्कुल, सिर्फ प्रोटोकॉल काफी नहीं था। असल बड़ा बदलाव आया 1992 की रासायनिक हथियार संधि से, CWC जिसे कहते हैं। और इसी के तहत OPCW यानी रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन बना। ये एक अहम कदम था। अच्छा, OPCW। हाँ, साथ ही UN सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 1540 भी जरूरी है। ये WMD यानी सामूहिक विनाश के हथियारों को गलत हाथों में, खासकर आतंकी गुटों तक पहुंचने से रोकने पर जोर देता है। लेकिन फिर भी हम आजकल भी सुनते हैं, जैसे सीरिया वगैरह में, कि इनका इस्तेमाल हुआ है। तो मतलब संध्या होने के बावजूद भी। हाँ, चुनौतियां बनी हुई हैं। संधि होना और उसका पूरी तरह पालन करवाना, ये दो अलग बातें हैं। तो CWC के बावजूद खतरा अभी भी है? मतलब वैश्विक स्तर पे क्या स्थिति है? खतरा तो है। देखिए, कुछ देशों पर आरोप लगते रहते हैं, जैसे सीरिया पर, उत्तर कोरिया पर, कि उनके पास अभी भी भंडार हो सकते हैं। रूस पर भी आरोप लगे हैं, जैसे नोविचॉक नर्व एजेंट का इस्तेमाल, या यूक्रेन में RCS यानी दंगा नियंत्रण एजेंट का इस्तेमाल। ईरान को लेकर भी चिंताएं हैं। RCS, ये दंगा नियंत्रण वाले? हाँ, और कुछ रिपोर्ट्स इजराइल द्वारा कब्जे वाले क्षेत्रों में RCS और सफेद फॉस्फोरस के कथित इस्तेमाल का भी जिक्र करती हैं, हालांकि ये आरोप हैं। इन संधियों को लागू करने में फिर असल दिक्कतें क्या आती हैं? क्यों ये इतना मुश्किल है? कई दिक्कतें हैं। एक तो OPCW जैसी संस्थाओं की अपनी सीमाएं हैं, उनके अधिकार क्षेत्र सीमित हैं। दूसरी बड़ी चुनौती है वो दोहरे उपयोग वाली तकनीक और रसायन। बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं जिनका इंडस्ट्री में शांतिपूर्ण इस्तेमाल होता है। हाँ, मतलब दवाई बनाने में या खेती में। बिल्कुल, पर उन्हीं का गलत इस्तेमाल हथियार बनाने में भी हो सकता है। और अब तो AI और सिंथेटिक बायोलॉजी जैसी नई तकनीकें आ रही हैं, वो नए खतरे पैदा कर रही हैं। और एक बात और, ये हथियार मतलब असम्मित युद्ध के लिए काफी सस्ते और असरदार साबित हो सकते हैं। ये भी एक बड़ा खतरा है। ये तो हुई देशों की बात, लेकिन क्या ये खतरा सिर्फ सरकारों या सेनाओं तक ही सीमित है? आतंकवादी गुटों का क्या? ये बहुत ही अहम सवाल है। खतरा सिर्फ देशों से नहीं बल्कि आतंकवादी समूहों से भी है, और शायद ज्यादा अप्रत्याशित है। हमने देखा है कि इस्लामिक स्टेट ने सीरिया इराक में क्लोरीन और मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया। हाँ, वो खबरें आई थीं। और वो जापान वाला केस याद है, ओम शिनरिक्यो, 1995 में टोक्यो सबवे में सरीन गैस हमला। वो एक बड़ा उदाहरण है कि गैर सरकारी तत्व भी क्या कर सकते हैं। और चिंता की बात ये भी है शायद कि कई खतरनाक रसायन मिलना आसान है। बिल्कुल, यही तो असल चिंता है। क्लोरीन, अमोनियम नाइट्रेट, फॉस्फोरस कंपाउंड्स, ये सब जहरीले औद्योगिक रसायन हैं। TICs कहते हैं इन्हें। ये आसानी से मिल जाते हैं। TIC, टॉक्सिक इंडस्ट्रियल केमिकल्स। हाँ, CWC की अनुसूचियों में इन्हें खतरे के हिसाब से बांटा गया है। अनुसूची 1 सबसे खतरनाक, पर 2 और 3 वाले, जिनका औद्योगिक इस्तेमाल सादा है, उनका भी गलत इस्तेमाल हो सकता है। और RCS या फार्मास्यूटिकल आधारित एजेंट, PBAs, इनको लेकर CWC में थोड़ी अस्पष्टता है, जिसका फायदा उठाया जा सकता है। अब अगर हम भारत की बात करें, हमारे लिए क्या खास चुनौतियां हैं इस मामले में?
देखिए, भारत की स्थिति कई वजहों से थोड़ी नाजुक है। एक तो हमारा पड़ोस वो काफ़ी अस्थिर है, दूसरे देश के अंदर भी खतरा है। लश्कर ए तैयबा या इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकी समूहों का खतरा बना रहता है। और भोपाल गैस त्रासदी, वो तो एक भयानक सबक है ही। हाँ, बिल्कुल। भोपाल ने हमें रासायनिक सुरक्षा के महत्व को बहुत कड़वे तरीके से सिखाया। हालांकि भारत ने CWC के तहत अपने घोषित रासायनिक हथियार भंडार को नष्ट कर दिया था 2009 तक। ये एक सकारात्मक बात है। भारत के लिए जो असल खतरा है वो किस शक्ल में है? क्या वो पारंपरिक रासायनिक हथियारों जैसा है या कुछ अलग तरह का? यहाँ एक बारीक फर्क समझना जरूरी है। एक है रासायनिक जहर, जैसे सरीन गैस, जिसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भयानक तबाही ला सकता है। ये भारत के लिए फिलहाल कह सकते हैं एक काल्पनिक खतरा ज्यादा लगता है। अच्छा। दूसरा है रासायनिक वर्धक, जैसे अमोनियम नाइट्रेट। इनका इस्तेमाल आईईडीज यानी देसी बमों को ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए किया जाता है। ये एक वास्तविक और मौजूदा खतरा है। हाँ, ये अमोनियम नाइट्रेट का नाम तो कई धमाकों में सुना है। बिल्कुल। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, 2008 दिल्ली, 2011 मुंबई, 2013 बोधगया, इन सब में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। तो ये खतरा असल है। तो इस खतरे से निपटने के लिए भारत ने क्या किया है? क्या हमारे पास कानून और एजेंसियां हैं? हाँ, भारत ने कई कदम उठाए हैं। कानून हैं जैसे CWC एक्ट 2005, WMD एक्ट 2005, विस्फोटक अधिनियम 1884 और खास तौर पर अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012। राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय के लिए NACWC यानी नेशनल अथॉरिटी ऑफ केमिकल वेपन्स कन्वेंशन जैसी एजेंसियां हैं। NACS भी है। और राज्यों के स्तर पर भी कुछ हुआ है? हाँ, कुछ राज्यों ने पहल की है, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, NCR। इन्होंने अपनी तरफ से कुछ कदम उठाए हैं। लेकिन क्या ये उपाय काफी है? ORF का लेख किन कमियों की तरफ इशारा करता है? कमियां तो हैं। एक बड़ी कमी है नियमों का पालन करवाना, खासकर छोटे और मझोले उद्योगों में, SMEs में। अलग अलग सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी भी एक मुद्दा है। राज्यों के पास कई बार पर्याप्त संसाधन नहीं होते। और शायद ट्रैकिंग की भी समस्या है। हाँ, बिल्कुल। खतरनाक रसायनों की रियल टाइम ट्रैकिंग का न होना एक बड़ी समस्या है। पता ही नहीं चलता कौन सा केमिकल कहाँ कितनी मात्रा में है। और मौजूदा CWC एक्ट भी TICs के हथियार के तौर पर इस्तेमाल को पूरी तरह कवर नहीं करता। तो फिर आगे क्या किया जाना चाहिए? क्या हम दूसरे देशों से कुछ सीख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सीख सकते हैं। जैसे अमेरिका का CFATS प्रोग्राम है, जो जोखिम के आधार पर काम करता है, या यूरोपियन यूनियन का रीच और सेवेसो 3 डायरेक्टिव, जो सप्लाई चेन पर नज़र रखते हैं। स्विट्जरलैंड उभरती तकनीकों जैसे सिंथेटिक बायोलॉजी पर ध्यान दे रहा है। इंटरपोल भी इस क्षेत्र में काम कर रहा है। लेख में भारत के लिए कुछ खास सिफारिशें हैं, जैसे निरीक्षण ज़्यादा सक्रिय हों, जोखिम आधारित हों, उच्च जोखिम वाले केमिकल्स की GPS जैसी तकनीक से रियल टाइम ट्रैकिंग हो, दोहरे उपयोग वाले शोध और सिंथेटिक बायोलॉजी पर निगरानी रखी जाए। साइबर सुरक्षा भी जरूरी होगी शायद। बहुत जरूरी है। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भागीदारी बढ़े, और सबसे अहम, घरेलू एजेंसीज के बीच तालमेल को बहुत बेहतर करने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि रासायनिक हथियारों का खतरा अब सिर्फ बड़ी लड़ाइयों तक सीमित नहीं है। ये आतंकवाद और औद्योगिक रसायनों के गलत इस्तेमाल के रूप में भी सामने आ रहा है। और ये भारत के लिए एक लगातार बदलती चुनौती है, जिसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे AI और सिंथेटिक बायोलॉजी जैसी नई तकनीकें आ रही हैं, हम अपने नियमों और निगरानी को कैसे अपडेटेड रखें, खासकर तब जब खतरा ऐसी चीज़ों से हो जिनका शांतिपूर्ण इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। ये एक बड़ा सवाल है भविष्य के लिए। UPSC की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी और हमारे बाकी सभी सुनने वाले, इस गंभीर विषय पर आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।